राधे राधे दोस्तों, श्री जी एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। इसी सीरीज में अध्याय 4 है न्यायपालिका। जैसे कि आपको पता है कि संसद के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि संसद 3 भाग में डिवाइडेड होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है कि कानून बनाना, और इसको कानून बनाते वक्त जनता का आशाओं का उनकी ध्यान रखना प्रथम है। और वही कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को एग्जीक्यूशन का काम करती है कि ढंग से उसको फॉलो करवाया जाए। तो वही न्यायपालिका ये देखती है कि जो कानून बनाए गए वो जनता के खिलाफ या फिर जनता के किसी भी चीज से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले तो नहीं है। यदि होए तो हमारी न्यायपालिका को वह अधिकार है कि वह उसको शून्य कर सकती है, उस कानून को शून्य कर सकती है। फिर न्यायपालिका की क्या भूमिका है, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यानी कि अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले भी सुनाती हैं। वो ये तय भी कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी जैसे बंटवारे के फैसले दे सकती है। वह किसी अपराध के लिए लोगों को सजा भी दे सकती है। ये सारे एक तरीके से न्यायपालिका के जो अधिकार हैं वो आपके सामने है। तो फिर इसको आपको जो न्यायपालिका के अधिकार हैं या फिर कार्य हैं उनको कई तरीके के भागों में बांटा भी जा सकता है। जैसे कि विवादों का निपटारा करती है, चाहे वो नागरिक व्यवस्था को लेकर हो या फिर राज्य या सरकारों के बीच के वाद विवाद हो, उन सबको ये निपटारा करती है। तो वही न्यायिक समीक्षा करती है, यानी कि अगर कोई भी संविधान द्वारा बनाया गया कोई ऐसा अधिकार है कि भाई जिससे न्यायालय को लग रहा है कि इसके अंदर कोई चूक हो सकती है या कुछ है, तो फिर वो उसकी समीक्षा कर सकती है। और फिर कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि इसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा सकता है। ये हमारे पास अधिकार हैं जो कि हमारे मौलिक अधिकारों के रूप में भी दर्ज किए गए हैं। फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में यदि हम देखें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई। ये एक फैक्ट है जो कि एग्जाम में बहुत तरीके से पूछा जाता है। तो उसी दिन हमारा देश गणतंत्र भी बना था, और अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 49 की भांति ये न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में स्थानांतरित बाद में किया गया। तो फिर दोस्तों इसके अंदर आगे है हमारा कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी होता है। तो हमारे भारतीय संविधान में जो हमारी जो जितने भी मौलिक अधिकार है उसके अंदर न्यायालय की स्वतंत्रता की बात होती है, ताकि किसी प्रकार से कोई राजनीतिक प्रभाव से न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को प्रभावित न किया जा सके। यानी कि न्यायालय जो है वो एकदम मुक्त होकर, भय मुक्त होकर अपने आदेशों को ला सके और अपने न्याय कर सके, यानी कि किसी चीज का कोई भी राजनीतिक प्रभाव उन पर ना पहुंच सके। तो इसी चीज को बोलते हैं क्योंकि स्वतंत्रता दे रखी है तो फिर हमारे संविधान ने उनको लिखित तरीके से उनको स्वतंत्रता सौंप रखी है और शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। ये तो मोंटेस्क्यू का, ये आपको एक एक्स्ट्रा मैं वो बता रही हूँ कि मोंटेस्क्यू थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि शक्तियों का बंटवारा होगा तभी वो व्यवस्था ढंग से चल सकती है। तो उसके बाद ये हमारे संविधान का बुनियादी पहलू भी बना आगे जाकर कि स्वतंत्रता होनी न्यायपालिका के लिए बहुत जरूरी है, वरना एक देश में जो है उसके अंदर क्राइम ज्यादा बढ़ने के आसार हो जाते हैं। अदालतें सरकार के अधीन है, ना ही वह सरकार की ओर से काम करती है। और फिर शक्तियों के मध्य बंटवारे की जरूरत रखने के लिए ये भी जरूरी है कि उच्च न्यायालय और जो सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार को अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो, यानी किसी प्रकार से कोई भी अथॉरिटी है जो है वो न्यायालय के बनाए गए आदेशों को प्रभावित ना कर पाए। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाते हैं तो फिर न्यायाधीशों को हटाने की जो परंपरा है या फिर जो एक प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा कठिन बनाया गया है, ताकि ये भी स्वतंत्रता का ही एक पहलू है, ताकि कोई भी अपने चीजों के लिए उनको धमकी देकर या वैसे करके उनको हटा ना पाए और न्यायालय की स्वतंत्रता बनी रहे। तो वहीं भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, सबसे पहले आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय आता है, फिर उच्च न्यायालय और फिर जिला अदालत। सबसे पहले केस जिला अदालतों में जाता है और फिर जब आपको पता है कि जब वो नहीं सॉल्व होता तो फिर उसे उच्च न्यायालय में दिया जाता है, और अगर केस की गंभीरता बहुत ही ज्यादा है तो फिर उसे सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। फिर निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं, सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों में लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुकात होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालतें कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस जाते हैं।
ये अदालत ऐसा क्यों बनाया गया है? अब हम बोलेंगे कि स्टेप्स क्यों बनाया गया, तो स्टेप्स इसलिए बनाया गया है ताकि एक ही कोर्ट के ऊपर बर्डन ना आ जाए। और फिर आज भी आप लोग ये देख रहे हैं कि आज भी कोर्ट में कितने केसेस जो है वो पेंडिंग है, यानी कि लाखों करोड़ों दुनिया पर भी एक वकील या फिर एक ही जज है, तो जिसकी कमी की वजह से जो है आदेशों को लाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। टाइम कंज्यूमिंग हो गया आजकल न्याय मांगना। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में हो सकती हैं। ये बहुत सारे मामलों की सुनवाई करती हैं और प्रत्येक राज्य अगर देखा जाए तो कई जिलों में बटा हुआ होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। ये भी फैक्ट है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय भी होता है। ये राज्य की सबसे ऊंची अदालत मानी जाती है। किंतु सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश का एक ही न्यायालय होता है, जो कि इस वक्त दिल्ली में स्थापित है, तिलक नगर में। उसके बाद उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है और ये देश की सबसे ऊंची अदालत होती है और ये नई दिल्ली में स्थित है। फिर वहीं देखें तो देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, आप अगर जिला न्यायालय के आदेशों से, जो भी जज ने आदेश दिया, अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आप आगे अपील कर सकते हो उच्च न्यायालय में। और अगर आप उच्च न्यायालय से भी सहमत नहीं हो कि जज ने जो दिया आपको लगता है कि नहीं वो सही है, तो फिर आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। किंतु सर्वोच्च न्यायालय यदि कोई आदेश को एक बार पास कर देता है तो वो मान्यबद्ध होता है, उसको आप फिर चेंज नहीं कर सकते, वो फिर पत्थर की लकीर है कि वैसे ही होगा। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार लगाऊंगी इस टॉपिक को, कि कोई भी एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आदेश पास कर दिया तो किसी भी निचली अदालत में ये ताकत नहीं है कि वो उसके आदेश को बदल सके। फिर यदि देखें तो जनहित याचिका क्या होती है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय में न्याय का ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया गया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अदालतों में ही संविधान के अनुच्छेद की व्याख्या करने के बाद ये कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर की समझ बनी होगी। राधे राधे।